हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अंजलि और आज हम अपने रेडियोलॉजी सॉल्यूशन चैनल पे पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, पेप्टिक अल्सर क्या होता है। जब आपकी जो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर की लाइनिंग है, म्यूकस लेयर, उसको बार बार अगर एक्सपोजर मिलता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम से, मतलब जैसे कि एसिडिक कंटेंट है उससे वो ओवर एक्सपोज होती रहती है बहुत फ्रिक्वेंटली, तो उसमें क्या होता है, वो लाइनिंग डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जब वो लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो सीवियर केसेस में परफोरेशन के भी चांसेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब आपकी वो लाइनिंग की वजह से उसमें सोर हो जाए या कोई होल हो जाए। परफोरेशन मतलब लीकेज, लीकेज बन जाना, ठीक है, एक लीकेज पॉइंट बन जाना, होल बन जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अगर पेप्टिक अल्सर के बारे में हमें जानना है तो हमें उसकी थोड़ी सी एनाटमी और उसके सीक्रेशन भी पता होनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा अदर जीआईटी ट्रैक्ट की डिजीज़ पढ़ने में, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, आपका मेनली आप अगर स्टमक देखेंगे तो उसमें ये आपका कार्डिया का पार्ट है, ये आपका फंडस है, ये आपका बॉडी, ये आपका एंट्रम, और यहाँ से आपका ड्यूडनम पार्ट शुरू होता है। आपकी जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो अंदर से लाइन है किससे, म्यूकस लेयर से, ठीक है, म्यूकोजा अंदर की लेयर को बोलेंगे। ये आपका एक्सपोज होती है किससे, एसिड से। तो आज हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, म्यूकोजा लेयर पे। अगर आप म्यूकोजा लेयर को भी जूम करके देखें तो उसमें आपको सरफेस एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा देखने को मिलता है। सरफेस एपिथेलियम जो है, आप अगर यहाँ देखेंगे कार्डिया में तो उसकी एपिथेलियम लेयर म्यूकोस की, उसमें अलग सिक्रेशन होगा, अलग तरीके के ग्लैंड्स होंगे। अगर आप फंडस देखेंगे उसकी, अगर आप म्यूकोजा देखेंगे और बाद में ये आप जब देखेंगे तो इनमें अलग अलग तरीके के ग्लैंड पाए जाते हैं, मतलब अलग लोकेशन पे अलग ग्लैंड्स और उनका अलग सिक्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सरफेस एपिथेलियम सेल करता क्या है, एपिथेलियल लेयर, ये आपका म्यूकस प्रोडक्शन करता है। म्यूकस प्रोडक्शन होने से क्या होगा आपकी बॉडी में, अगर एसिड बढ़ता है तो म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब न्यूट्रल बना देता है। एसिडिक जो कंटेंट है उसको न्यूट्रल करता जाता है ताकि वो हार्मफुल ना रहे आपकी जीआईटी ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया क्या करता है, ये आपका जो ऐसा स्पेस है, ये देखिए, ये जितना भी बीच में स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है, अब आप इसको जूम करके देखिए, इसमें क्या है, आपके ब्लड वेजल्स जा रही हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे नेटवर्क हैं। तो ये जो ब्लड वेजल्स हैं, ये जो लिम्फ वेजल्स हैं, इसमें वो क्या करता है, लैमिना प्रोप्रिया जो आपका इस तरीके का स्पेस है जो उन चीज़ों को कैरी करता है, मतलब उसमें वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका मस्कुलरिस म्यूकोजा। मस्कुलरिस म्यूकोजा क्या है, आपकी ये मसल लेयर है, मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयर का इसमें क्या रोल होता है, मस्कुलर लेयर जो होती है आपकी, ये आपकी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, फूड को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसकी थ्योरी कहाँ है, तो आप इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं कि हमारा कुछ भी पार्ट छूट ना जाए। देखिए, इसमें भी दे रखा है कि आपका पूरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है किससे लेयर्ड है, म्यूकोजा लेयर से, अंदर से, अंदर की तरफ से, जिसमें एपिथेलियल लेयर, लैमिना प्रोप्रिया और म्यूकोजा मस्कुलरिस म्यूकोजा पाया जाता है। जो आपकी एपिथेलियम लेयर है वो म्यूकस को सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करती है, सीक्रेट और एब्जॉर्व करती है। लैमिना प्रोप्रिया वो ऐसा स्पेस है जिसमें ब्लड वेजल्स और लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। और मस्कुलरिस म्यूकोसा क्या करती है, आपकी ब्रेकडाउन ऑफ फूड में हेल्प करती है। एपिथेलियम लेयर जहाँ अलग अलग लेयर जगह पे अलग अलग ग्लैंड्स लिए होती है, जैसे कि अगर कार्डिया की बात करें, कार्डिया कहाँ पे था आपका, यहाँ, ठीक। कार्डिया की बात करें तो कार्डिया में आपके होते हैं फेव्युलर सेल्स। फेव्युलर सेल्स भी क्या करते हैं, आपके म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, जो कि आपका किस में रिच होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में रिच होता है और आपका वाटर कंटेंट में रिच होता है। फंडस और बॉडी की अगर बात करें तो उसमें जो सेल्स पाए जाएंगे उनका नाम क्या है, पैराइटल सेल और आपका
चीफ सेल्स पाए जाते हैं। पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, HCl को सीक्रेट करते हैं, और जबकि जो चीफ सेल्स होते हैं वो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करते हैं। HCl क्या करेगा, आपका नॉर्मल में अगर सीक्रेट होगा तो आपका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा फूड के, ठीक है। और पेप्सिनोजन अगर हो रहा है तो क्या करेगा, प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। एंट्रम जो पार्ट होता है, एंट्रम कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट ये जो पार्ट था आपका एंट्रम का, अगर हम एपिथेलियल देखेंगे तो आप उसमें देखिए कि ये जो पार्ट होता है, ये नीचे वाला, ये यहाँ ये देखो, इसमें जूम करके बता रखा है ना, इसी तरीके से हमें जूम करके अगर हम इस एरिया को, अलग अलग जगह के एरिया को हम देखेंगे तब हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंट्रम में यहाँ पे होंगे G सेल्स जो सीक्रेट करेंगे गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को, आपकी बॉडी में पैराइटल सेल्स पाए जाते हैं जो आपके HCl में हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब HCl को बैलेंस करके सीक्रेट कराने में हेल्प करते हैं। और ये आपका अच्छे से ब्लड फ्लो कराने में, एपिथेलियल लेयर जिससे अच्छे से डेवलप हो पाए, ये सब चीज़ें कराने में भी हेल्प करता है। और ये आपके ड्यूडनम एंड पेनक्रियाज में भी पाए जाते हैं। अब अगर आप ड्यूडनम की बात करें, क्योंकि अब आपने इस पार्ट की बात कर ही ली है, तो आप ड्यूडनम की बात करें, इसके साथ लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर का मतलब यही है कि ये जो कर्व बन रहा है वो कम बन रहा है लेजर कर्वेचर, और ये बड़ा बन रहा है तो कर्व तो ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, कोई पार्ट नहीं है स्पेशली। ड्यूडनम क्या है, ड्यूडनम आपकी स्टार्टिंग पार्ट है इंटेस्टाइन का। उसके केस में बता रखा है कि यहाँ पे ये जो ड्यूडनम अगर पार्ट आप जूम करके देखोगे तो यहाँ नीचे की साइड में ऐसे एक ग्लैंड भी होता है, ठीक है। तो वो ग्लैंड क्या करता है, वो ग्लैंड क्या करता है, वो भी क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक आपका जो म्यूकस है ड्यूडनम में अगर सीक्रेट कोई कर रहा है, वहाँ पे एडिशनल ब्रूनर ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो आपका जो म्यूकस सीक्रेट करेगा वो आपका किस में रिच होगा, बाइकार्बोनेट आयन में रिच होगा, जो कि फिर से क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स देखिए इसमें एनाटमी में, जैसे कि आपकी अगर स्टमक वॉल होती है वो आपकी ड्यूडनम के कंपैरिजन में थिक होती है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज भी होती है एसिड से। जो ब्लड है वो आपका न्यूट्रलाइज करने में कैसे हेल्प करता है, वो ऐसे हेल्प करता है क्योंकि जो ब्लड है अगर सर्कुलेट करेगा बाइकार्बोनेट आयन को ज़्यादा, तो बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। सेम यही फंक्शन आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी करते हैं, मतलब स्मॉल बॉडीज होती हैं ये भी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये आपके ड्यूडनम में और स्टमक में क्या करते हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन का सीक्रेशन जो है इसको स्टिमुलेट कराते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लड वेजल का वेजोडाइलेशन है या ब्लड फ्लो है एपिथेलियल तक, और उसको कराने में हेल्प करेगा, जिससे एपिथेलियल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, ठीक है। और एपिथेलियल की ग्रोथ अच्छी होगी, म्यूकस अच्छा बनेगा और उससे एसिड भी सीक्रेट कम होगा, ठीक है। तो ये बेसिक एनाटॉमी की पार्ट है, ताकि आपको अदर इसके ये इसलिए पढ़ाया है, पेप्टिक अल्सर में इतना कंपलसरी नहीं है, बट इसीलिए है कि आप जो जीआईटी की आगे सीरीज करेंगे उसमें आपको ये बेसिक सीक्रेशन पता होना चाहिए, बेसिक पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स क्या हैं, कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो बर्निंग होगी आपके अपर एब्डोमेन में, ब्लोटिंग का केस हो जाएगा, हर्ट बर्न जैसा फील होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी और डार्क स्टूल जैसे, और आपको वेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर है अगर तो वेट लॉस के भी केसेस देखने को मिलते हैं, अगर ड्यूडनल अल्सर है तो वेट गेन के भी केसेस देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। आपकी गैस्ट्रिक अल्सर में है मतलब गैस्ट्रिक अल्सर है वो, या फिर वो ड्यूडनल अल्सर है, ठीक है, क्योंकि दो तरीके के पेप्टिक अल्सर हैं। अगर स्टमक में पाए जा रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर आपके ड्यूडनम में पाए जा रहे हैं तो ड्यूडनम अल्सर। नेक्स्ट है, आप देखिए इसमें सिम्टम्स, अगर आप लोगों ने वहां से अच्छे से नहीं देख पाया है तो आप देखिए अपर एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया होगा, ब्लॉटिंग होगा, आपको भूख नहीं लगेगी ज़्यादा, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है, तो इसी को लॉस ऑफ लैक ऑफ एपेटाइट या लॉस ऑफ एपेटाइट बोला जाता है। वेट लॉस हो जाएगा और हर्ट बर्न का केस होता है, ठीक है, क्योंकि एसिड जब ज़्यादा बनता है तो ऐसा बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इसके अलावा एक एडिशनल कंडीशन जो है इसमें मेंशन नहीं है, जो मैं आपको बता देती हूँ, कहीं कहीं पे आपका चेस्ट पेन भी मेंशन होता है। तो चेस्ट पेन मेंशन क्यों होता है कि जैसे देखिए आप ये आपका स्टमक है
इसके ऊपर क्या होता है, डायफ्रेगम होता है। जब आप सांस लेते हैं ना तो ऊपर नीचे आपका चेस्ट मूवमेंट करता है, तो वो चेस्ट मूवमेंट किस वजह से होता है, डायफ्रेगम की वजह से होता है। अगर केस सिर्फ अल्सर की लाइनिंग डैमेज होने का नहीं है, मतलब अल्सर की वजह से लाइनिंग जो है वो सिर्फ लाइनिंग डैमेज नहीं हुई है, बल्कि उसमें लीकेज वाली कंडीशन भी हो गई है, परफोरेशन की कंडीशन हो गई है, तो क्या होगा, अंदर का कंटेंट बाहर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे क्या करने लग जाएगी, एयर भी साथ साथ लीक करने लग जाएगी, ब्लड भी निकलने लग जाएगा। और अगर यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ एरिया में एयर लीक करने लग गई तो ये इस यहाँ की जो नर्व है उसको इरिटेट करेगी, और वो जो नर्व है वो जब इरिटेट होती है तब आपको चेस्ट पेन या शोल्डर पेन जैसी कंडीशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, परफोरेशन के केस में। ठीक, कॉजेज देख लेते हैं किस किस वजह से होता है। तो कॉजेज में आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया सबसे प्राइमरी कॉज है। ये बैक्टीरिया ही रीजन रहता है ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर्स का। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप, इसका मतलब क्या है, आप NSAIDs का कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब NSAID आप वैसे आपके आर्थराइटिस वगैरह की जो ड्रग्स हैं उनमें भी यूज़ होता है, बट अगर आप किसी भी तरीके से एक्सेस यूज़ कर रहे हैं या आप की बॉडी क्या कर रही है उसके सूट नहीं कर पा रही है, तो ये चीज़ आपका पेप्टिक अल्सर का एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जो मेंशन नहीं है वो है आपका सेकेंडरी अदर कॉजेज, जैसे कि आपका स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस लेने से आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट एक कॉज और भी होता है जिसको हम बोलते हैं ज़ोलिंगर एलिजोन ट्यूमर। ठीक है, ये आपका एक तरीके से ट्यूमर कंडीशन है, आपका ड्यूडनम एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। ज़ोलिंगर एलिजन ट्यूमर कब होता है, जब आपके गैस्ट्रिक सेल ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप करने जाते हैं, मतलब ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आपका डायग्नोसिस, किस किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं आप। तो देखिए, आपके ब्लड टेस्ट हैं, आपके यूरिया टेस्ट हैं, स्टूल टेस्ट है, टिश्यू बायोप्सी टेस्ट है, बैरियम स्टडी है और एंडोस्कोपी है। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, आप एच पाइलोरी बैक्टीरिया का पता लगाएंगे कि ये कहीं ये तो नहीं है, आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया तो नहीं है। ठीक है, उसकी एंटीबॉडीज देखेंगे उसमें ब्लड टेस्ट में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा था आपका, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट में ये पता लगाते हैं, आपको एक मतलब पेशेंट को एक केमिकल देते हैं यूरिया का पीने के लिए, यूरिया सॉल्यूशन होता है वो, उसमें क्या होता है, एक अलग तरीके का कार्बन बाउंडेड रहता है उसमें। ठीक है, कार्बन स्पेशल जो होता है उसका, जैसे ही आप उसको लोगे, अगर आपकी बॉडी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया होगा मौजूद तो ये कार्बन रिलीज करेगा। ये जो यूरिया सॉल्यूशन है वो उस कार्बन को रिलीज करेगा, जो कि आपके लंग्स तक बाद में ट्रेवल होगा और आप उसको एक्सहेल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टूल टेस्ट। ठीक है, स्टूल टेस्ट में क्या होता है, आपका स्टूल का सैंपल लेते हैं ताकि जो आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसका एंटीजन देख सकें। ठीक है, उसके बाद ये सारे टेस्ट हो गए जो आपके एच पाइलोरी बैक्टीरिया को कंफर्म करते हैं, और ये आपके पैथोलॉजी के टेस्ट्स हैं। ठीक है, अब अदर देन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो टेस्ट हैं वो बात कर लेते हैं। कौन से हैं आपके, बैरियम की स्टडीज़, हाँ, और एक और होता है टिश्यू बायोप्सी टेस्ट। टिश्यू बायोप्सी टेस्ट में क्या होता है कि हल्का सा टिश्यू निकालते हैं अंदर से, उसको लैब सैंपल के लिए भेज देते हैं कि अच्छा देखिए क्या है, क्या कंटेंट है, किस तरीके का कंटेंट है इसमें अंदर। नेक्स्ट है आपका बैरियम की स्टडीज। बैरियम स्टडीज में देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये रेडियोलॉजी की स्टडी है, इसमें कंट्रास्ट देते हैं, और कंट्रास्ट या तो पिला के देंगे या फिर हाथ से इंजेक्ट करके देंगे अगर नहीं पी पा रहा है पेशेंट। तो बैरियम की जो स्टडी है वो आपका उसमें शो करेगा कि किस तरीके से उसमें से लीकेज हो रहा है या कहाँ कहाँ पे डैमेज हो रहा है। ठीक, इसको फ्लूरोस्कोपी की मशीन पे भी कर सकते हैं, इसको एक्सरे की भी मशीन पे किया जाता है, और इसको CT पे जैसी अवेलेबल रहती है। ठीक है,
बट फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। बट आजकल के टाइम पे जो एक्सरे है वो डीआर सिस्टम है और भी डिजिटल है, तो उस पर भी बहुत आसानी से ये स्टडीज़ कंडक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी ब्रोंकोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है, सॉरी एंडोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है, अंदर इस तरीके से देखिए एक पाइप जाता है अंदर तक, और ये इससे डॉक्टर पता लगाते हैं कि अंदर किस तरीके का आपका कंटेंट है या किस तरीके की कंडीशन है। ये इससे अब बहुत आसानी से पता चल जाता है। ट्रीटमेंट में आप देखिए क्या है, सबसे आसान, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है, ये दो नाम। एक तो आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और दूसरा है आपका हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अगर आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं तो आप याद कर लीजिए, अदरवाइज आप ये सब ये ना भी याद करें तो चलेगा, ठीक है। याद करने के लिए एग्जाम में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा थ्योरी, तो आप एनाटॉमी की जो इतना लंबा थ्योरी है उसको शॉर्ट कर सकते हैं आप, और आप ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं उनको मेंशन करके आ सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेनली आपके H पॉजिटिव और K पॉजिटिव जो मतलब आपका हाइड्रोजन और पोटेशियम की जो कैटलिस्ट एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और H2 जो आपका तो आपका जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये आपके एंटी हिस्टामिन एजेंट की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसका देखेंगे तो H पाइलोरी के इन्फेक्शन में क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उसको किल किया जा सके। साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग भी एक तरीके का ड्रग है जो कि आपकी म्यूकोजल प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है आपका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, क्या क्या न्यूट्रिशन देते हैं साथ में आप, क्या जिससे आपका GIT जो सिस्टम है वो हेल्दी रह सके। वो है आपकी विटामिन A, जिंक, कॉपर और ग्लूटामाइंस जो कि एक अमाइनो एसिड है, और विटामिन C। किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब वॉशरूम यूज़ करें या आप जब फ्रेश होके आते हैं तो आप ध्यान से अच्छे से हाथ धोएं, खाना खाने से पहले भी बहुत अच्छे से हाथ धोएं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप स्मोकिंग और एल्कोहल जो है उससे काफ़ी डिस्टेंट रहें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।